गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बेटा हम आपका वही साइंस का चैप्टर नंबर 2 था जो कि था अम्ल क्षार लवण क्लास 10 हिंदी मीडियम के लिए, इसको पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी तक हमने आपके क्या पढ़ा दिया था कि हमने अम्ल इसके प्रकार क्या होते हैं वो पढ़ा दिया था, और उससे पहले उससे आगे वो हमने बताया था कि सूचक या फिर संसूचक जिनको बोलते हैं वो असल में क्या होते हैं, उनके प्रकार, जैसे कि प्राकृतिक, संश्लेषित या गंधीय। ठीक है, इनको प्रकार देख लिए थे और उनके उदाहरण भी हमने साथ में बता दिए थे, वो किस तरह काम करते हैं ये भी हमने अभी तक देख लिया था। तो अभी जो नेक्स्ट अगला टॉपिक जो है, हमको छोटे छोटे से 4 टॉपिक पढ़ने हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। छोटे छोटे टॉपिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इनमें। ठीक है, बस हमको अभिक्रियाएं देखनी है किसकी। अगर आप अम्ल को क्षारीय धातु जो होते हैं या फिर क्षारक धातु होते हैं उनके साथ, क्षारक धातु कौन से होते हैं चलो मैं बताऊंगा अभी। क्षारक धातु के साथ फिर अम्ल की देखनी है कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, फिर अम्ल और क्षार अगर दोनों को मिला दे तो क्या होगा, और साथ लास्ट में अम्ल के साथ अगर धातु के ऑक्साइड को मिला दे तो उनकी अभिक्रिया क्या होती है, क्या क्या बनता है उनके उत्पाद में। ठीक है, ये हमको देखना था। अच्छा, तो पहला मैं उठा लेता हूँ आपका अम्ल और क्षारक धातु। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे अम्ल प्लस क्षारक धातु, इनकी अभिक्रिया देखनी है अपने को। अब क्षारक धातु कौन से होते हैं, आवर्त सारणी के जो आपके समूह नंबर पहला जो था उसके जो भी तत्व हैं, है ना, आपको हाइड्रोजन को छोड़ के, जैसे आपका लिथियम था, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये आपके जो भी तत्व थे पहले समूह के, उन तत्वों को बोलते हैं क्षारीय धातु। और दूसरे समूह के आवर्त सारणी में दूसरे समूह को जो भी तत्व है उनको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, है ना, या फिर मृदा क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, है ना, ऐसा उनको बोलते थे। तो उनमें से अगर उन दोनों समूह में से पहला समूह दूसरा समूह में अगर आप कोई भी एक जो धातु है उसको उठाकर उसकी अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाए तो क्या होगा, ये हमको जानना है। ठीक है, इसी के लिए हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है, छोटा सा प्रयोग करके देख लेते हैं। उसमें क्या कर रखा है, मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना दिया। ये आपका स्टैंड है, इसमें एक स्टैंड में ये टेस्ट ट्यूब यानी कि जो परख नली होती है, परख नली को इसने रोक करके रखा हुआ है। ठीक है, ये एक नली लगाई हुई है जो का जिसका जो मुंह है यानी कि जो खुल रही है कहाँ पर, एक छोटे से जार में, ठीक है, या फिर छोटा बर्तन बोल सकते हैं, उसमें खुल रही है। और इसके अंदर मैंने भर दिया है साबुन का पानी। ठीक है, अच्छा, और ये मैंने लगा दिया है कोर्क। कोर्क क्यों, इसको बिल्कुल पैक करने के लिए कि अब इसके अंदर और इसके बाहर का जो वातावरण है वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं है। ठीक है, अच्छा, यह अलग है, यह अलग है, मतलब बाहर का जो भी वातावरण है उसका प्रभाव अंदर वाले वातावरण पर नहीं पड़ेगा, ऐसा हम नॉर्मल मानकर चल रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपने कोट लगा दिया और इसको सेट भी कर दिया। ये नली जो है इसका साबुन में लगा दिया। अच्छा, इस परख नली के अंदर हमने कुछ टुकड़े जिंक के ले लिए, जिंक के टुकड़े कुछ मैंने डाल दिए, और उसके अंदर मैंने कुछ बूंदे तनु H2SO4 यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इसकी मैंने कुछ बूंदे उसके अंदर डाल दी। ठीक है, अच्छा, अब देखिए कुछ समय बाद कुछ अभिक्रिया होती है इनमें, जैसे आप डालते हो एक अभिक्रिया होती है, और अभिक्रिया के बाद ना आप देखते हो कि इसके अंदर से ना बुलबुले निकलने लग जाते हैं, यहाँ पे ना बुलबुले निकलने लग जाते हैं, है ना। और क्या होता है, जब आप उस बुलबुले के ऊपर अगर जलती हुई, अगर आप बुलबुले के ऊपर एक जलती हुई मोमबत्ती लेके जाते हो, है ना, जलती हुई मोमबत्ती, तो ये एक ना पॉप साउंड के साथ जलता है, जैसे पुट 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 पुट, इस तरह से एक साउंड होती है, एक आवाज़ होती है, उसके साथ एक फट फट होते हैं, फट या पुट कुछ भी बोल सकते हैं, उस तरह के एक आवाज़ के साथ ही जलने लगती है। तो हमको जानना है क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए, जब भी आप अम्ल यानी कि आपने ले लिया H2SO4, जब इसकी अभिक्रिया एक जिंक के टुकड़े यानी धातु के साथ, और कौन सा है, क्षारीय धातु, इसके साथ कराओगे तो क्या होगा, यह अभिक्रिया करके बना लेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये किसका सिंबल है, ये किसका चिन्ह है, गैस का। ठीक है, तो क्या होगा, अभिक्रिया होने के बाद आपको मिलेगा जिंक सल्फेट और साथ में ही हाइड्रोजन गैस। यानी कि जब एक अम्ल ने, ये क्या है, अम्ल, एक अम्ल ने धातु के साथ अभिक्रिया की तो उसने क्या बनाया, जिंक सल्फेट, इसको बोला जाता है एक लवण, है ना। जब आपका अम्ल के साथ कोई कुछ भी अन्य पदार्थ जब अभिक्रिया करता है तो एक लवण बनता है, तो इसको बोला जाएगा एक लवण, और साथ में ही मिलती है आपको हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस ये आपको मिलती है। तो ये एक बिल्कुल बेसिक और एक कच्चा वो हो गया हमारे पास कि अम्ल के साथ अगर धातु को मिलाओगे तो आपको एक लवण मिलेगा, और या फिर एक और साथ में हाइड्रोजन गैस ये मिलेगी। तो असल में अब आ जाते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आपने इन दोनों को मिलाया
तो इसके अंदर से जिंक सल्फेट बना, जिंक सल्फेट इसी के अंदर रह गया, साथ में ही बना हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इसके अंदर से बनी और इस नली के द्वारा होते हुए इस साबुन के पानी में आ गई। और जब इस पानी से हाइड्रोजन गैस निकलते तो यहाँ पर बुलबुले बनते हैं। साबुन का पानी इसलिए लिया क्योंकि साबुन के पानी के जो बुलबुले होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे बनते हैं और काफ़ी लंबे समय तक रुक सकते हैं वो। अगर आप नॉर्मल पानी रख दें तो भी बुलबुले मिलेंगे, लेकिन वो बहुत जल्दी फूट जाएंगे, बहुत जल्दी। ठीक है, तो साबुन का पानी लिया आपने, वो बुलबुले लंबे समय तक रहेंगे और जब वो बुलबुले ऊपर आएंगे और अगर उनके पास आप जलती हुई मोमबत्ती लेके जाओगे तो आपको एक आवाज़ सुनाई देगी, पॉप की साउंड सुनाई देगी आपको। ठीक है, तो ये दर्शाता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस H2 गैस निकल रही है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए एक और अभिक्रिया देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एसिटिक एसिड ले लीजिए CH3COOH, इसकी अभिक्रिया भी अगर आप जिंक के साथ कराते हो तो मिलेगा आपको CH3COOZN। इसको बोलते हो आप जिंक एसीटेट और साथ में ही हाइड्रोजन गैस, इसको बोलते हो आप जिंक एसीटेट, है ना। इसमें भी क्या मिला आपको, देखो ये एक अम्ल है और ये एक धातु है। जब इनकी अभिक्रिया हुई तो साथ में क्या मिला आपको, एक लवण मिला, जिंक सल्फेट नाम के एक लवण मिला, साथ में क्या मिली, हाइड्रोजन गैस। मतलब ये हमने सही लिखा है। एक और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप अगर HCl की अभिक्रिया सोडियम धातु इसके साथ करवाते हो तो मिलेगा आपको NaCl नाम का एक लवण मिल जाएगा और साथ में आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। ठीक है, हमने असल में ये जो आपके लवण है किस तरह बन रहे हैं इनका आप इनका जो आपका तुलना करके देख सकते हो किसके साथ, आपके हमने पढ़ाई थी अभिक्रियाशीलता, धातु की अभिक्रियाशीलता के लिए हमने एक आपको श्रृंखला बताई थी। ठीक है, उसमें सबसे पहले जैसे क्या था मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपके थे जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, है ना। इस तरह से हमने श्रृंखला लिखी थी। तो इसमें क्या रहेगा, जो अधिक क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। जैसे कि मान लीजिए जिंक और H2SO4, इसमें क्या हुआ, जिंक जो है, जिंक ऊपर है, ये देखिए जिंक और नीचे हाइड्रोजन है, तो जिंक क्या है, हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है। तो उसने क्या किया, जिंक ने H2SO4 में से H2 यानी कि हाइड्रोजन को हटा दिया और खुद उसके साथ अभिक्रिया कर ली। तो इसलिए बनाया उसने जिंक और साथ में SO4 सल्फेट, इसलिए साथ में बना दी जिंक सल्फेट और साथ में मिल गया आपको हाइड्रोजन गैस जो कि इसने विस्थापित कर दी थी। ये एक अच्छा उदाहरण है विस्थापन अभिक्रिया का। ठीक है, अगला आप देख लीजिए, जैसे जिंक है, जिंक ने किसके साथ अभिक्रिया की, एसिटिक एसिड के साथ। इसमें भी क्या था, हाइड्रोजन, तो इसने हाइड्रोजन क्योंकि इससे कम अभिक्रियाशील है तो जिंक ने हाइड्रोजन को विस्थापित करके जिंक एसीटेट बनाया और साथ में ही हाइड्रोजन। ऐसा ही इसमें HCl और Na यानी कि सोडियम के साथ हुआ। ठीक है, तो ये थी आपके अम्ल और क्षार धातु के साथ अभिक्रिया। जब ये अभिक्रिया करते हैं तो लवण और एक हाइड्रोजन गैस आपको बना करके देते हैं। ठीक है, एक और देख लीजिए, ये अम्ल के साथ हो गई। क्या होता है जब क्षार के साथ होती है, क्षार ले लीजिए, जैसे कि आपका NaOH ले लीजिए, चलिए NaOH ले लीजिए, एक क्षार ले लिया हमने, ठीक है, और एक धातु ले लीजिए, आप क्या लोगे, चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा ऐसे लगता है। लीजिए, तो हमको बता रहे हैं कि क्या हो अगर आपका कोई क्षार जो होता है वो किसी धातु के साथ अभिक्रिया करे और अभिक्रिया करने के बाद वो क्या बनाएगा। ठीक है, ये आपका एक धातु है, मैं यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका क्या है, एक धातु है, ये क्या है, एक क्षार है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, ये जिंक है। जब इन दोनों की अभिक्रिया होगी तो क्या बनाया, इन्होंने एक लवण बनाया। ठीक है, लवण, और साथ में क्या बनाई, आपकी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आप देख सकते हो
इनकी अभिक्रिया भी कुछ कुछ इसी की अभिक्रिया के समान है। जैसे अम्ल और धातु अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बना रहे थे, ऐसे ही क्षार और धातु अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं आपका सोडियम जिंकेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला। क्या होता है जब अम्ल और क्षारीय धातु एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अगली अभिक्रिया कौन सी है? अगली है अम्ल और कार्बोनेट की। ठीक है, अम्ल कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनके साथ लिख लेते हैं इसको। अम्ल कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन, शॉर्ट में लिख रहा है इसको, हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसको कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो आप। ठीक है, इसका दूसरा नाम है, या तो कार्बोनेट बोल सकते हो या फिर दूसरा जो है उसका धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को बोल सकते हो आप, खाली बाइकार्बोनेट, है ना। अच्छा, देखिए इनके साथ अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। अभी इसको थोड़ा भूल जाइए, हम इसको थोड़ा अलग बाद में काम में लेंगे। देखिए, तो एक अम्ल ले लीजिए, अम्ल ले लिया हमने HCl, और एक कार्बोनेट ले लीजिए हमने सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं। जब इनकी अभिक्रिया होगी तो देखिए क्या बनता है, तो बनाएंगे ये एक लवण NaCl, साथ में ही CO2 और साथ में ही H2O। ठीक है, जब एक अम्ल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, कार्बोनेट क्या इसमें CO3 है ना, CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट, और आगे धातु है, सोडियम एक धातु है, तो इसलिए बोला गया है इसको धातु कार्बोनेट या फिर खाली कार्बोनेट। ठीक है, तो एक अम्ल जो है इसने कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करी, कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट था, और उसने क्या बना, एक लवण बना के दिया, साथ में CO2 और साथ में ही H2O। अब अगर मैं एक और चीज़ बताऊं, अब अगर आपका यही अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता, फॉर्मूला इनका जो अंतर थोड़ा सा देख लें, इसमें Na2CO3, इसमें NaHCO3। ठीक है, जब इनके साथ अभिक्रिया करेगा तो भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी, यही मिलेगा आपको एज इट इज। एक लवण मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, और साथ में ही आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अच्छा जी, और इस चीज़ को अब मैं बता दूं, ये आप करके भी देख सकते हो। इस जो हमारा छोटा सा हमने सेटअप बना रखा है उसके अंदर क्या करना है आपको सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट लेना है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट लेना है। उसमें कुछ बूंदे आपको किसकी मिला देनी है, HCl की, यानी कि इसके अंदर आपको HCl और साथ में ही सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का लेना है। कुछ देर बाद यहाँ से गैस निकलेगी, और गैस यहाँ से निकलेगी CO2 गैस। और क्या रहेगा, अगर आप ये चूने का पानी है, चूने का पानी यानी कि CaOH का होल 12, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर ये है तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के होने पर ये इसका जो रंग है वो सफ़ेद कलर का हो जाएगा। ठीक है, एक आपको श्वेत अवक्षेप मिलेगा, श्वेत अवक्षेप, सफ़ेद रंग का आपको ये जो विलयन है वो देखने को मिल जाएगा। सफ़ेद रंग यहाँ पे ये दर्शाता है कि इसके अंदर से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। ठीक है, तो अगर इसको बिल्कुल कॉमन एक अच्छे तरीके से लिखें तो क्या होगा, जब भी आप अम्ल की अभिक्रिया कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ कराते हो तो मिलता है आपको लवण, साथ में ही जल और साथ में ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये रहेगा जब भी आप कोई भी अम्ल ले लो और कोई भी कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट ले लो, तो आपको एक लवण मिलेगा, जल मिलेगा और साथ में CO2 गैस तो जरूर मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो ये अभिक्रिया हो गई आपके कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ। इसको भी हटा देते हैं, है ना। मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ गया है। एक और चीज़ देख लीजिए, जब आप एक क्षार ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। जब आप किसी क्षार की अभिक्रिया कार्बोनेट के साथ कराते हो, लेट्स से
हम बात कर रहे थे किसकी, जब आप एक क्षार जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसकी अभिक्रिया एक कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ कराते हो, ठीक है, तो आपको देखिए क्या मिलता है, तो मिलता है आपको कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में ही बस आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट ही है जो कि आप देखते हो ना टाइल्स वगैरह, जैसे संगमरमर है आपका, ठीक है, ऐसे सफ़ेद कलर के जो भी टाइल्स होती है ना, वो असल में कैल्शियम कार्बोनेट का ही रूप होती है, ठीक है। इसके अलग अलग रूप होते हैं। अच्छा, क्या हो जब आप कैल्शियम कार्बोनेट जो है, हाँ बस इतना ही है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक अवशेप मिलता है जब आप इसकी अभिक्रिया करते हो, ये क्षार है और ये आपके CO2 गैस है, ठीक है, ये आपका। चलिए, तो बात हो गई यहाँ तक कि क्या होता है जब आपका अम्ल और कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट अभिक्रिया करते हैं। तो हमने छोटा सा वो छोड़ दिया था, हम इसको भी देख ले क्या, इसकी अभिक्रिया तो हमने देख ली, इसको और देख लेते हैं। इसके अंदर ये सफ़ेद कलर जो है, मैंने बोला था ना इसके अंदर CO2 गैस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन है, इसके अंदर अगर आप CO2 गैस इनके साथ मिला देते हो, ठीक है, तो ये एक आपको श्वेत अवशेप देता है। वो क्या होता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है प्रकृति में, और इसकी अभिक्रिया आप CO2 गैस, यहाँ से CO2 गैस ही आ रही थी, उसके साथ कराते हो तो देखिए आपको मिलता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसका आपको श्वेत अवशेप मिलता है और उसी की वजह से आपको इसका जो रंग है इस विलयन का वो सफ़ेद रंग का हो जाता है, ठीक है। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में ही आपको मिलता है H2O, ठीक है। अब अभी तक तो आपको इसको सफ़ेद रंग मिल रहा है, लेकिन आप और ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसका अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिला दो तो क्या होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या, इसका जो रंग होता है सफ़ेद कलर का, जो भी कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसका रंग जो सफ़ेद रंग का होता है वो विलयशील हो जाता है, यानी कि वो गायब हो जाता है, अब बिल्कुल रंगहीन हो जाएगा। वो किसके वजह से हो रहा है, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा तो ये बना रहा है, साथ में वाटर भी तो था, है ना, जब इनकी रिएक्शन कराते हो आप, ये कब हो रहा है, जब आप बहुत ज़्यादा CO2 इसके अंदर डाल दो तो बनाता है ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है जो कि एक रंगहीन होता है, ठीक है। उसी की वजह से इसका जो सफ़ेद रंग होता है वो गायब हो जाता है कुछ समय बाद, ठीक है। अच्छा जी, आपके जो टाइल्स वगैरह जो होते हैं वो असल में कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसी के रूप होते हैं, जैसे आपके संगमरमर की टाइल्स है, ठीक है, और भी आपके सफ़ेद रंग की जो भी टाइल्स होती है वो असल में इसी का ही एक रूप होती है, ठीक है। हमारे 2 टॉपिक हो गए। अगले देखिए, अगला है आपका क्या होता है जब आप अम्ल और क्षार इनकी अभिक्रिया कराते हो। क्या होता है जब आप अम्ल और क्षार इसकी अभिक्रिया कराते हो। देखिए ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। जब भी आप एक अम्ल ले लेते हैं HCl, इसकी अभिक्रिया जब आप क्षार ले लेते हैं NOH, इसके साथ कराते हो तो क्या होता है, तो अम्ल और क्षार एक दूसरे को प्रभाव को खत्म कर देते हैं। अम्ल का जो अम्लीय प्रभाव होता है वो खत्म हो जाता है, क्षार का जो क्षारीय प्रभाव होता है वो खत्म हो जाता है। जब भी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो वो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, ठीक है, और आपको एक लवण बनाते देते हैं। अब यहाँ पे लवण बनेगा NaCl और साथ में ही H2, यानी कि मैं बोलना चाह रहा हूँ जब भी आपके अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करने के बाद ये एक दूसरे के प्रभाव को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और आपको अभिक्रिया के बाद लवण और साथ में जल बना करके देते हैं, ठीक है, लवण और जल बना करके देते हैं, ठीक है। ये था, और इसी अभिक्रिया को, अम्ल क्षार की इसी अभिक्रिया को जिसमें ये एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, इसी अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना। आपके सिलेबस में है ये कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको बोलते हैं, जब भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो वो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर लेते हैं और खत्म करने के बाद आपको लवण और जल बना करके देते हैं, ठीक है। ये है आपका अम्ल और क्षार जब भी अभिक्रिया करते हैं। तो ऐसे ले लीजिए, जैसे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका अभिक्रिया करा दीजिए HCl के साथ, ये बना देगा आपको CaCl2 और साथ में ही H2, ठीक है। इसमें क्या हुआ, एक अम्ल है और एक क्षार है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ हो रही है,
इन दोनों की अभिक्रिया हो रही है और अभिक्रिया होने के बाद अब क्या दे रहा है, एक लवण दे रहा है, साथ में ही जल बना करके दे रहा है। इसी अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, और यही होता है जब आपका अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं। तो आपको बस ना ये चीज़ याद होनी चाहिए, जो मैं डब्बे बना रहा हूँ ना बॉक्स, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए खाली। उसके बाद तो आप नॉर्मली इनको मतलब याद रख पाओगे, समझ पाओगे कि असल में इनके अंदर क्या होता है। लास्ट जो छोटा सा बच गया, मैं बताया ना छोटे टॉपिक है ये, लास्ट जो बच गया वो है क्या होता है जब आप अम्ल और धातु ऑक्साइड इनको मिला दे। तो अम्ल ले लेते हैं, 4th नंबर का है, क्या होता है जब आप अम्ल और धातु ऑक्साइड इनको मिला दे। तो अम्ल और धातु ऑक्साइड ले लेते हैं तो क्या दिक्कत है। अम्ल ले लीजिए HCl H2O, HCl H2O ना बहुत सिंपल होते हैं, मतलब उनसे अभिक्रिया बहुत सिंपल हो जा रही है, इसलिए मैं बार बार इनको ले रहा हूँ। आप दूसरा भी ले सकते हो, ठीक है, और ये आसानी से मिल भी जाते हैं। HCl एक अम्ल ले लिया मैंने, धातु ऑक्साइड ले लीजिए, जैसे मैं सोडियम ऑक्साइड ले लेता हूँ, Na2O बोलते हैं उसको, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड ले लिया। अब देखिए ये क्या है, ये एक अम्ल है और ये क्या है, ये एक धातु ऑक्साइड है। सॉरी, ये एक धातु ऑक्साइड है, ठीक है। जब इनकी अभिक्रिया होगी तो देखना क्या बनेगा, तो मैं पहले बता देता हूँ, इसके साथ एक लवण बनेगा और साथ में ही आपको जल मिलेगा, ये आपको मिलने वाला है। कैसे, देख लीजिए। धातु ऑक्साइड कहने का मतलब क्या है, धातु है जिसका ऑक्सीकरण हुआ पड़ा है ना, हमने ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ा था ना, है ना, उसमें देख लीजिए धातु है उसका ऑक्सीकरण हुआ पड़ा है। सोडियम एक धातु है, उसका ऑक्सीकरण होकर क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, या फिर इसको दूसरा नाम भी है डाइसोडियम ऑक्साइड। अब देखिए क्या बनेगा, ये बना लेगा आपका NaCl नाम का एक लवण, NaCl नाम का एक लवण बना लेगा और साथ में बना लेगा H2O। अब देखिए ये क्या बनाया है सुनने, लवण जल, ये एक लवण है और ये जल बना दिया। अच्छा, ऐसा आप दूसरा भी ले सकते हैं, मान लीजिए आप कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब आप HCl इसके साथ कराते हो तो देखिए क्या मिलता है आपको, ये मिलेगा आपको CaCl2 प्लस H2O, CaCl2 प्लस H2O, ये एक लवण है और ये आपको साथ में क्या मिला है, एक जल मिला है, ठीक है। अच्छा, एक और ले लीजिए, CH3COOH प्लस जिंक ऑक्साइड। जब इनकी अभिक्रिया होगी तो देखिए क्या बनेगा, आपको मिलेगा जिंक एसीटेट। जिंक एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COOZL, इसको बोला जाता है जिंक एसीटेट, और साथ में मिलेगा आपको H2O। इसका मैं नाम लिख देता हूँ, थोड़ा अलग है ये। जिंक एसीटेट, ये इसका नाम है, ठीक है। तो आप देख रहे हो अम्ल और धातु ऑक्साइड जब अभिक्रिया कर रहे हैं एक लवण बना रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है आपके लवण हैं, और साथ में क्या जल बना रहे हैं, H2O H2O H2O, है ना, ये आपको बना करके दे। अब आप थोड़ा सा चीज़ देखो, ये मैंने तभी लास्ट में ली थी, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करने के बाद जो बना रहे हैं और अम्ल और धातु ऑक्साइड अभिक्रिया करने के बाद जो बना रहे हैं वो क्या कुछ कुछ समान नहीं है क्या। आप देखो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करने के बाद क्या बना रहे थे, जब मैं बोल रहा था अम्ल और क्षार अभिक्रिया करने के बाद क्या बना रहे थे, जैसे कि अम्ल ले लिया आपने HCl और क्षार ले लिया मान लिया आपने NOH, और जब अभिक्रिया करने के बाद क्या बना रहे थे NaCl प्लस H2O, है ना, ये बना रहे थे। ये था आपका अम्ल और ये था आपका क्षार। इन्होंने क्या दिया था आपको, लवण और साथ में दिया था जल। अगर आप इसको और इसको थोड़ा सा तुलना करके देखो तो क्या हो रहा है, अम्ल की अभिक्रिया हो रही है किसके साथ, क्षार के साथ, और आपको क्या मिल रहा है, लवण और जल। इसमें भी लवण और जल, इसमें भी लवण और जल, तो लवण जल मिल रहा है, लवण जल मिल रहा है, ठीक है, अम्ल भी मिल रहा है, अम्ल मिल रहा है। तो क्या इस चीज़ को देख के आप ये नहीं लगा सकते कि जैसे इन दोनों की अभिक्रिया हो रही है ना, उसी तरह इसकी अभिक्रिया होती है। जैसे अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है वैसे ही तो अपने धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो इससे आप सीधा एक पॉइंट सीधे बता सकते हो कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। क्योंकि अगर इनकी प्रकृति क्षारीय नहीं होती तो आपको लवण के साथ जल नहीं मिलता, हो सकता है आपको कुछ दूसरी चीज़ मिले, लेकिन इनकी प्रकृति क्षारीय होती है तभी आपको इनके जो उत्पाद है वो समान मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को लेकर बोला गया है कि धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, ठीक है। इस चीज़ को आप कहीं रख लीजिए, इधर रख लीजिए इसको, कि धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति है वो क्षारीय होती है। तो ठीक है बेटा, ये आपके 4 छोटे छोटे टॉपिक थे जो हमने आज की क्लास में कवर कर लिए। फिर भी किसी स्टूडेंट को कहीं पे कोई दिक्कत है इन जो मैंने अभिक्रिया लिखी है तो बता सकता है।
आगे अपनी क्लास में जो भी आपके रिमेनिंग टॉपिक बच गए हैं, है ना, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर ठीक है, तब तक मजे करिए। थैंक यू स्टूडेंट।